गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है 10वीं क्लास का पहला चैप्टर, इसके चौथे लेक्चर में हम लोग आज विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानें कि कम्बिनेशन या सिंथेटिक जो रिएक्शन है, संयोजन या संश्लेषण जो अभिक्रिया है, वह कहते किसे हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग जानें। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट या जो पॉइंट आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में वह जानें। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वह पदार्थ तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण होते हैं वह मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होना चाहिए। तब यह अभिक्रिया जो होते हैं वह संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाया। तो इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो आपस में संयोग किया और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इसीलिए यह अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो थे वह कहलाए। इसमें जो अभिकर्मक थे उस अभिकर्मक के गुण से प्रतिफल का, इस अभिकर्मक के गुण से प्रतिफल का जो गुण था वह बिल्कुल अलग था। क्लियर। तो यह आपने देखा कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग परिचर्चा करेंगे वह होंगे आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वह किसको कहते हैं, ध्यान सुनिए। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है, तब इस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होते हैं वह कहते हैं। अब देखिए, हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को जान रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर। तो इसमें एक बड़ा यौगिक जो है वो टूट रहा है और टूटकर छोटे छोटे यौगिक का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अब देखिए, पोटासियम क्लोरेट है, इसको गर्म के पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाया। तो यहाँ पर एक बड़े यौगिक जो है वो टूटकर छोटे छोटे यौगिक बनाया। तो इसीलिए यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो हैं आपको कहलाते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर परिचर्चा करते हैं जो आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, अर्थात इसको कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से वे अपघटित हो जाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, तब उसे हम लोग विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड आपको है, तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा दिए तो सोडियम अलग हुआ, क्लोरीन अलग हुआ। तो सोडियम जो होता है आपको कैथोड पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है, कैथोड पर। और क्लोरीन जो होता है आपको वह एनोड पर प्राप्त होता है। क्लियर। तो इस तरह से कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह अपघटित होता है, तो उसे हम लोग वियोजन विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं वह आपका है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बोर्ड मॉडल ये सवाल आपको है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें। इस सवाल पर, ये प्रश्न पर
बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है आखिर कहते किसे। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तब उससे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ पर लोहा है, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये लोहा है। अब कॉपर सल्फेट के विलयन दिए तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या क्या विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यह जो अभिक्रिया आपको जो दिखाई दे रहा है यह आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकल विस्थापन या इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। अब इससे कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्यों। तो देखिए जब लोहे के कांटी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में हम लोग डालते हैं तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप फेरस सल्फेट जो उपस्थित है फेरस सल्फेट उसका जो विलयन का हरा रंग होता है वह गायब हो जाता है। फेरस सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट विलयन का जो नीला रंग होता है वह गायब हो जाता है फेरस सल्फेट बनने के कारण, और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे के सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग का एक परत जम जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि लोहा अधिक क्रियाशील है। क्लियर। अगला आप सवाल पर हम परिचर्चा करेंगे। सेम उसी तरह का सवाल है कि सिल्वर के तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील होता है क्यों। तो देखिए जब यानी कॉपर के प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालते हैं, उसके जलीय विलयन डालते हैं, तो इसमें से सिल्वर को यह विस्थापित कर देता है। यहाँ विस्थापित कर दिया सिल्वर को और वह क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट जो होता है वह बना लेता है। इससे सिद्ध होता है कि आपको सिल्वर की तुलना में कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला एक क्वेश्चन है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है क्यों। जिंक यानी जस्ता। तो जिंक के एक टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन पर जब हम डालते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर है उसमें से ये जिंक जो होते हैं कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और जब इसको विस्थापित कर देता है तब यह बनाता आपको जिंक सल्फाइड, और कॉपर को क्या किया, अलग कर दिया। यानी जिंक के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर यानी क्या करता है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया के कारण जिंक की सतह पर हल्के लाल रंग के कॉपर के परत जो हो जाते हैं वो जम जाते हैं, और रंगहीन जिंक सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग जो होता है वह गायब हो जाता है। इससे सिद्ध होता है अभिक्रिया से कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब अगला सवाल पर हम लोग परिचर्चा करते हैं कि क्वेश्चन है कि ब्रोमीन और आयोडीन की अपेक्षा क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं। तो देखिए इस सवाल के जवाब कि पोटासियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पोटासियम क्लोराइड और आयोडीन बनता है। विलयन में आयोडीन उत्पन्न होने के कारण विलयन का बैंगनी रंग जो होता है वह गायब हो जाता है। विलयन का बैंगनी रंग क्या होता है, गायब होता है। इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि ब्रोमीन एवं आयोडीन की अपेक्षा जो होता है वह क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन क्या है, अधिक क्रियाशील। इतनी बात को हम लोग जान गए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है उभय विस्थापन अभिक्रिया, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत